Hello student, this is Faizan sir. Now in this video lecture we are discuss about phylum Mollusca and phylum Echinodermata. This topic are related to class 11th biology chapter 4 Animal Kingdom, and this is my 7th lecture from this chapter. Before it, in this chapter we are discuss about Porifera, Coelentata, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida and Arthropoda. Now in this video lecture we are discuss about phylum Mollusca. So main basic characteristic of phylum Mollusca is that these organisms consist of soft body organization. यहाँ जितने भी एनिमल होते हैं इन सब के पास सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड दे आर कवर्ड विथ अ हार्ड कैल्केरियस शीट. यहाँ पे जिनकी पूरी बॉडी होती है वो हार्ड कवरिंग से कवर रहती है. जैसे हम लोग देखते हैं पाइला क्या होता है. पाइला एक सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं और मोस्टली आप लोग देखा होगा कि जो मंदिरों के अंदर हम लोग यूज करते हैं शंख बजाने के लिए जिससे साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो पाइला ही होता है. स्टार्टिंग क्या था कि जब ये लाइव था तो इसके अंदर एक सॉफ्ट बॉडी एनिमल बिलोंग करता था, रहता था. अब उसके डेथ के बाद क्या होता है कि सॉफ्ट बॉडी थी वो सब डिस्ट्रॉय जाती है, खत्म हो जाती है और अब केवल इसके पास हार्ड कवरिंग ही बची. इनकी जो कवरिंग होती है वो बनी होती है कैल्शियम की, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो स्ट्रक्चर इनका बना रहता है. इनको हम लोग एप्पल स्नेल बोलते हैं क्योंकि एप्पल शेप दिखाई पड़ती है इसलिए इनको एप्पल स्नेल भी बोला जाता है. सेकंड एग्जांपल हमारे पास जो दिखाई पड़ रहा है वो यूनियो का है. यूनियो आल्सो नोन एज द पर्ल ओयस्टर्स. ये पर्ल ओयस्टर नाम से जाने जाते हैं. इसका एक नेम और है फ्रेश वाटर मॉसल्स. So they are known as the freshwater mussels, यूनियो एंड पर्ल ओयस्टर्स. अब इसके बेस पे एक कहानी हमारे इंडिया के अंदर बोली जाती है वो ये है कि आसमान से अमृत की बूंदें गिरी. अब उस अमृत की बूंदों को समुद्र में बैठे शंख ने खा लिया और खाने के बाद उससे वो मोती बन जाती है. तो ये एक कहावत ही है और ये ऐसी कहावत आपको अपने हिंदी से रिलेटेड कविताओं में मिल जाएंगे या पोएट्री मिल जाएगी चीजें. तो ये सही बात नहीं है. अब साइंस के हिसाब से सही बात क्या है? साइंस के हिसाब से सही चीज ये है कि ये जो मोती हम लोग को मिलती जो पर्ल मिल रहे होते हैं ये पर्ल यूनियो की बॉडी के अंदर बनते हैं. यूनियो एक तरह का स्नेल होता है. अब इस स्नेल के अंदर छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स इंटर कर जाते हैं. अब इंटर करने के बाद ये जो यूनियो होता है उसके चारों तरफ एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देता है. जैसे इसकी लेयर ऊपर की थी जो हमारे पास कैल्केरियस शीट होती है ये भी कैल्केरियस शीट उनके चारों तरफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं. अब ये कैल्केरियस शीट क्या किया उनके रफ पार्टिकल चारों तरफ ये लोग बना दिए या जो भी छोटा पार्टिकल के अंदर गया था उसके चारों तरफ ये लोग उसके पास चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना दिए. अब क्या होता है कि इस हार्ड कवरिंग के अंदर पोर करके जो अंदर रॉक पार्टिकल था उसको हटा देता है. इस तरह से एक पर्ल तैयार की जाती है और ये पर्ल बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है और बहुत ही अच्छे दामों में मार्केट में अवेलेबल होती है. और जो ओरिजिनल पर्ल होती है वो खराब नहीं होती है. इसको कितने भी बार हम लोग यूज कर सकते हैं, कितनी बार वॉश कर सकते हैं. मोस्टली ये लोग ऑर्नामेंट के फॉर्म में यूज करते हैं. फीमेल इसको यूज करती हैं. और लेकिन जो नकली जो पर्ल आते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं. उनको एक दो बार यूज करने के बाद ही वो खराब हो जाते हैं. तो ये तो पर्ल की बात हो गई. आगे हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक वापस आते हैं phylum Mollusca के अंदर. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ऑक्टोपस दिख रहा है. इसको बोलते हैं डेविल फिश. डेविल मतलब कि राक्षस फिश, दैत्य फिश. इसको दैत्य फिश के नाम से भी जाना जाता है. तो इस तरह से ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं जो कि phylum Mollusca से रिलेटेड हैं. अब phylum Mollusca के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1 habitat. On the basis of habitat they mostly prefer the aquatic environment. यहाँ पे जितने मैंने एग्जांपल लिए सबके सब क्या aquatic environment को प्रेफर करते हैं. बट सम स्पीसीज आल्सो रिपोर्टेड एट द टेरेस्ट्रियल रीजन. इसमें से कुछ स्पीसीज लैंड के ऊपर या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट मींस दे कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पे मैंने पाइला का ही डायग्राम बनाया है. ये हमारा जो स्ट्रक्चर पूरा दिखाई पड़ रहा है माउथ से लेके एनस तक, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, स्टमक भी दिख रहा है, यहाँ पे इंटेस्टाइन दिख रही है इसकी. तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है. सेकंड इनके पास
रिस्पायरेटरी सिस्टम भी होता है, रिस्पायरेशन के लिए बेस पे यहाँ पे इनके पास गिल्स पाई जाती है, तो गिल्स के थ्रू ये लोग रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, इनके पास हार्ट होता है, लेकिन जो सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है वो ओपन टाइप का होता है। ओपन का मतलब क्या होगा कि हार्ट के थ्रू जो ब्लड निकल रहा है किसी वेसल्स में ना जाके डायरेक्ट बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी पूरे चारों तरफ ये स्कैटर हो जाता है। अब पूरे बॉडी से होता है फिर से ब्लड हार्ट के अंदर आएगा और हार्ट में आने के बाद फिर से उसको हार्ट पंप करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रिपोर्ट किया गया है। अगर हम लोग बात करें स्केटरी सिस्टम की, तो स्केटरी सिस्टम के बेस पे इनके पास किडनी पाई जाती है, जहाँ पे इनका ब्लड फिल्टर हो रहा होता है और फिल्टर करने के बाद ये लोग उनसे यूरिन फॉर्मेशन करते हैं और इसको डायरेक्ट स्टमक के अंदर ट्रांसफर करके एनएस के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेक्स की, तो सेक्स के बेस पे ये डायवर्सिस होते हैं। इट मींस बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट बॉडी। यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में होते हैं। अगर हम लोग बात करें सेल्स ऑर्गन की, तो सेल्स ऑर्गन के बेस पे इनके पास आई होती है एंड टेंटिकल्स होते हैं। तो आई के बेस पे ये लोग विजन करते हैं, चीजों को देख सकते हैं, एंड टेंटिकल के बेस पे ये लोग सेंस करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को, उसके अकॉर्डिंग इजीली सर्वाइव कर सकते हैं एनवायरमेंट में। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया लिया गया है, सेकंड क्राइटेरिया हमारा सिमेट्री है। सिमेट्री के बेस पे ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाइलैटरल सिमेट्री, यानी बॉडी को कट करने पे यहाँ पे हमारे पास एक ही ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पे कट करने पे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसको समझने के लोग एग्जांपल लेते हैं अपना ऑक्टोपस का। तो ऑक्टोपस हम लोग को दो आई दिखाई पड़ रही है। ऑक्टोपस क्यों बोला गया? ऑक्टा मींस 8, तो यहाँ पे इनके पास 8 लेग होते हैं। अगर हम लोग इनको लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन से कट कर दें तो हम लोग को दो इक्वल पार्ट क्लियर कट विजुअल हो जाएगा। जैसे हमारी बॉडी होती है, हम भी अपनी बॉडी को लॉन्गिट्यूडिनल कट करेंगे, दो इक्वल पार्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग डॉर्सल वेंट्रल पोजीशन से कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट हमारी बॉडी के डिवाइड नहीं होंगे। सेम ऑक्टोपस हो, चाहे हमारा फाइला हो, चाहे यूनियो हो, कोई भी स्पीशीज हो, अगर हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन से कट कर रहे हैं तो दो इक्वल पार्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर डॉर्सल वेंट्रल पोजीशन से कट कर रहे हैं तो इसका डॉर्सल वेंट्रल पोजीशन क्या हो गया? डॉर्सल पोजीशन का ये है, वेंट्रल पोजीशन का ये है। अगर हमने यहाँ से कट किया तो फुट रेडिया नीचे रह जाएगा, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अदर पार्ट हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो जैसा हमारे ब्लैक बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है, अगर हम लोग इस पोजीशन को कट करेंगे तो हम लोग को दो इक्वल पार्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इनको डॉर्सल वेंट्रल पोजीशन से कट करेंगे तो हम लोग को दो इक्वल पार्ट नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बॉडी कैविटी की। तो बॉडी कैविटी के बेस पे हम लोग बोलते हैं यूसिलोमेट। यूसिलोमेट मींस ट्रू सिलोमेट, और ट्रू सिलोमेट होने के साथ साथ ये क्या है? साइलोसिलोमेट है। साइलोसिलोमेट आर द टाइप्स ऑफ सिलोमेट ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ that develop the coelom cavity due to the pinching of mesoderm। ये mesodermal layer की pinching से बनते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं साइलोसिलोमेट। जबकि एंटेरोसिलोमेट जो होता है वो है ड्यू टू द लाइनिंग ऑफ mesoderm। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज germ layer। On the basis of germ layer they are considered as triploblastic। It means its body are made up of 3 germ layers। Next is body form। On the basis of body form they represent the 3 different type of structure formation: body, foot and visceral hump। बॉडी, हेड, तो हेड इनका ये हो गया, ये हेड पार्ट हो गया, ये इनका फुट हो गया और ये इनका अंदर के लिए पूरा विसरल हम्प हो गया। सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास हेड पार्ट हो गया, ये इनका फुट हो गया, अंदर की कैविटी को बोलते हैं विसरल हम्प। सेम यहाँ पे भी होगा, ये इनके फुट हो गए, हेड पार्ट अंदर हो गए हैं और विसरल हम्प भी होगा। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे इसमें होते हैं वहाँ पे इनकी बॉडी हेड, फुट और विसरल हम्प में डिवाइड होती है। नेक्स्ट बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के बेस पे इनके पास हार्ड कैल्शियम की बनी हुई शीट होती है, इसको हम बोलते हैं कैलकेरियस शीट। तो कैलकेरियस शीट का है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि केवल फाइलम मोलस्का के अंदर पाया जाता है, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, माउथ से लेकर एनस तक जैसा भी बात किया गया, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन रिप्रेजेंट करेंगे लोग भी। रिस्पायरेशन के बेस पे यहाँ पे गिल्स होते हैं और बॉडी सरफेस और लंग्स भी कुछ स्पीशीज में रिपोर्ट किया गया है। मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल वाले होते हैं मोलस्का वहाँ पे लंग्स होता है, जबकि जो एक्वाटिक होते हैं वहाँ पे इनके पास गिल्स होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम के बेस पे यहाँ पे वेंट्रल नर्व रिंग पाई जाती है, वेंट्रल गैंग्लिया होती है।
तो ये वेंट्रल एरिया होगा, ये इसका डॉर्सल पोजीशन है, ये इसका वेंट्रल पोजीशन है। डॉर्सल मींस जैसे हमारा पीछे बैक वाला पोर्शन, वेंट्रल मींस आगे वाला पोर्शन। तो अगर हम लोग जब चलते हैं जमीन पे तो कैसे चलते हैं, ऐसे बैंड होकर चलेंगे, हाथ हमारा नीचे होगा। तो सेम ये भी इसी तरह से मूवमेंट करते हैं। इनका के बेस पे जो इनका नर्व कॉर्ड होता है वो वेंट्रल पोजीशन होता है, जबकि हमारे पास डॉर्सल पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे इनका नर्व रिंग वेंट्रल पोजीशन पे आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम पे। तो स्केलेटल सिस्टम में यहाँ पे दो किडनी हम लोग को दिखाई पड़ती है। सेल्स ऑर्गन बेस पे आई और टेंटिकल्स पाया जाता है, ऐसे पहले बताया गया। मसल्स यहाँ पे होती है, मूवमेंट पाया जाता है। फुट के पास स्पेशलाइज्ड मसल्स होगी जो कि इनको मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ये इनका फुट होता है। तो जितने भी एनिमल होते हैं इनके पास सभी के पास फुट होती है। इनका फुट हो गया और ये इनके फुट हो गए, ये इनका फुट है। तो इस तरह से लोग मूवमेंट, लोकोमोशन, कोऑर्डिनेशन सारी एक्टिविटीज को प्रेजेंट करते हैं। इनके अंदर भी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है जो कि हार्मोन्स और फेरोमोन्स का सीक्रेशन कर रही होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के बेस पे ये डायोसिस होते हैं और यहाँ पे ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मींस प्रोड्यूस द एग, ये लोग भी एग प्रोड्यूस करते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट फाइलम दैट आर नोन एज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा स्पीशीज mostly prefer the aquatic environmental condition. They are present both marine and freshwater. Now in this condition, the some examples that are considered are known as the starfish, also known as asteroids, sea urchin, also known as the echinus, while the beetle star, also known as the aphura. So these are the some example of echinoderms. Mostly the echinoderms animals are prefer the aquatic habitat. Now move to the second criteria that are known as the body level of organization. तो हम लोग यहाँ पे बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम लोग को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। जैसा इससे पहले इसके में मिल रहा था, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग सिमेट्री की, तो सिमेट्री के बेस पे ये लोग रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके पहले जो भी हमारे पास स्पीशीज थी उस समय क्या थी, बायलैटरल सिमेट्री आ रही थी। अब रेडियल सिमेट्री के बेस पे हमारे पास केवल दो फाइलम आते हैं फाइलम एनिमेटा के अंदर। एक हमारा होता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, दूसरा फाइलम होता है हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा। तो फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम इकाइनोडर्मेटा इन दोनों की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लोग रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री मतलब ये होता है कि हम बॉडी को कहीं से कट कर रहे हैं तो मोर देन वन पोजीशन ऐसी हमारे पास होनी चाहिए जहां पे कट कर रहे थे, इसको हम लोग को दो इक्वल पार्ट क्लियर कट दिखाई पड़े। तो यहाँ पे जो भी मैं सेगमेंट आपको कट कर दिखा रहा हूँ तो ये सारे सेगमेंट जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास सभी सेगमेंट के साथ हम लोग को दो इक्वल पार्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी पोजीशन यहाँ कट किया गया है सभी पोजीशन में यहाँ पे जो एनिमल डिवाइड होगा दो इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस एनिमल के पास एक से ज्यादा ऐसी पोजीशन है जहाँ पे कट करने पे ये दो इक्वल पार्ट डिवाइड होता है। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि वो रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियल सिमेट्री यहाँ पे होती है। एक्सेप्ट दिस ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी दे आर कंसीडर एज यूसिलोमेट। यूसिलोमेट मींस ट्रू सिलोमेट। यहाँ पे जो सिलोम कैविटी बनी हुई वो ट्रू टाइप की होगी, यानी कि मेसोडर्म के बीचों बीच सिलोम कैविटी पाई जाती है। और यहाँ पे सिलोम कैविटी होती है वो स्पेशल टाइप की होती है, इसका सिलोम कैविटी का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। एंटेरोसिलोमेट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सिलोम कैविटी बनती है वो सिलोम कैविटी लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म की बनी होती है। तो यहाँ पे सिलोम कैविटी बनी हमारी वो लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म से बन रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। नेक्स्ट जर्म लेयर। जर्म लेयर के बेस पे ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहे जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। नेक्स्ट बॉडी फॉर्म्स। बॉडी फॉर्म के बेस पे यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम होता है लेकिन वो बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं कैल्केरियस एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो एंडोस्केलेटन सिस्टम के बेस पे ये एक हायर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है एनिमल की। जैसे हमारे अंदर भी क्या है, स्केलेटल सिस्टम बॉडी के अंदर है ना कि बॉडी के बाहर। जैसा हमने देखा था स्नेल केस में, मोलस्का के केस में, तो मोलस्का में क्या था कि हार्ड कवरिंग बॉडी के बाहर थी, बॉडी के अंदर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हार्ड कवरिंग होती है, जो कैल्केशियस एंडोस्केलेटन होते हैं वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो एंडोस्केलेटन
इस जगह पे दिखाया गया है, ये इसका एंडोस्केलेटन दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे लोग बॉडी वॉल की। तो बॉडी वॉल के बेस पे ये लोग मोस्टली aquatic होते हैं, तो इनके ऊपर एक म्यूसिलेजियस कवरिंग होती है जो कि इनको बॉडी के अंदर, जो पानी के अंदर सड़ने गलने या खराब होने से वो बचा रहा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। कंप्लीट मींस माउथ एनस सारी चीजें पाई जाएंगी इसके पास। रिस्पायरेशन के बेस पे यहाँ पे रिस्पायरेशन ट्यूब फिट के थ्रू होता है, ये इनका ट्यूब फिट होता है। ट्यूब फिट इनका एक स्पेशल ऑर्गन है जो कि केवल फाइलम इकानोडर्मेटा के अंदर रिपोर्ट किया गया है। अब ट्यूब फिट के थ्रू ये लोग अपना फूड लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ मान लीजिए कि ये हमारा एक स्टारफिश है और इसके अंदर ट्यूब फिट लगी हुई है, ये इसकी मान लीजिए ट्यूब फिट है। अब ट्यूब फिट से क्या करेगा, ये पानी खींचेगा, खींचते बाद ये पीछे हटता है, पानी लिया पीछे हटा, पानी लिया पीछे हटा, पानी लिया पीछे हटा। तो इस तरह से ये मूव करते हैं, पानी लेते हुए लगातार मूव करते रहते हैं पानी के अंदर। तो ये इनका ट्यूब फिट होता है, ये स्पेशल ऑर्गन होता है। अब इनके बॉडी के अंदर यही एक सिंगल पोर है जिसके थ्रू ये लोग फूड भी ले रहे हैं और मूवमेंट भी कर रहे हैं और रिस्पायरेशन भी कर रहे हैं। तो इसके थ्रू ये लोग वाटर को अपने बॉडी के अंदर लिए। अब लेने के बाद उस वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को गिल्स के थ्रू अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेकंड, अब यहाँ पे जो वाटर अंदर फूड मटेरियल था वो कैनाल सिस्टम से होते पूरे बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी, वहां पे जो सेल होगी वो एब्जॉर्ब करके उससे वो फूड का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे, फूड अपटेक हो जाएगा इसके अंदर। इसी तरह से मूवमेंट के लिए भी ये वाटर जो ले रहे हैं, तो वाटर लेने से इनकी बॉडी पीछे तरफ जाती है तो ये आसानी से मूव कर पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ट्यूब फिट इनका एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है जिसके हेल्प से अपने बॉडी के अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम के बेस पे यहाँ पे सेंट्रल पेरिफेरी नर्व कैनाल रिपोर्ट की गई है। तो यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पे और पेरिफेरल पोजीशन पे दोनों ही पोजीशन पे यहाँ पे नर्व और पाई जाती है, जिसमें से ये लोग अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे मस्कुलर एक्शन यहाँ पे पाया जाता है। सेंस ऑर्गन इनके पास होते हैं। एक्सेप्ट दिस एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिविटीज नॉट रिपोर्टेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन they perform the external fertilization process। अब यहाँ पे ये डाइवर्स होते हैं, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग, मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग बॉडी में होंगे। अब डाइवर्स होने के साथ साथ ये लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेफर करते हैं। It means that male starfish produce the sperm while the female starfish produce the ovum। Now this ovum and sperm fuses with each other and form the egg। अब इनके जो एग होते हैं नॉन क्लिडोइक होते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ एग के पास कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती है। इसको से क्या होता है, कभी कभी दूसरे एनिमल इनके एग को फीड कर जाते हैं, खा लेते हैं। तो अपने एग को बचाने के लिए ये लोग मोस्टली बरोइंग एरिया में रहते हैं, एकदम बॉटम में लगे रहते हैं और रॉक एरिया वहां पे होगी, रॉक एरिया के नीचे लोअर साइड पे एग को अपने स्टोर और सेव करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये लोग रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे भी लार्वा स्टेज फॉर्म हो रही होती है। इसके अलावा हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन होता है, इसको हम बोलते हैं हैमल सिस्टम। तो हैमल सिस्टम इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो ओवरऑल अगर हम कालेंडर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम मींस at the time of development blastopore develop the anus first, then form the mouth later। Now radial symmetry पाया जाना भी इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट एंटेरोसिलोमेट यानी कि जो सिलोम कैविटी बन रही होती है वो लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है। पहले मेसोडर्म पूरे बन जाते हैं, फिर मेसोडर्म बनने के बाद सिलोम कैविटी बननी स्टार्ट होती है। ट्यूब फिट का पाया जाना ये इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद कैल्केरियस एंडोस्केलेटन, ये भी केवल इसके अंदर हम लोग को दिखाई पड़ेगा। और लास्ट क्राइटेरिया हीमोसील सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दिस इज द some specific characteristic of phylum Echinodermata that are reported only here। I hope you understand each and every topic in better ways।